आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश रत्ना सागर चैप्टर द स्ट्रेंजर। इस चैप्टर के राइटर हैं जेसन हो। इस चैप्टर को की स्टोरी शुरू करने से पहले हम इंट्रो के बारे में जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि एक इंसान दूसरे देश से हो सकता है, उसका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उसका पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारी एकता की ये भावना सारे बंधनों को तोड़ देती है। एक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसमें एक छोटा बच्चा जेसन अपने भाषा और रीति रिवाजों के सारे बंधनों को तोड़कर अपने दादाजी, जो कि एक चाइनीज़ है, उनके साथ एक अच्छा बंधन बनाता है। यहाँ पर ये जेसन काफ़ी समय बाद अपने दादाजी से आज मिलने वाला है। उसने पहले कभी अपने दादाजी को नहीं देखा था। तभी वो मन ही मन क्या विचार कर रहा है उस ये भी जान लीजिए। वो मन ही मन अपने आप से कह रहा है कि मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि मेरे दादाजी मेरे पिता की तरह लंबे और ताकतवर हैं, या फिर मेरी माँ की तरह सोट और नाजुक और बातूनी हैं। मैं ये तक भूल चुका हूँ कि मेरे दादाजी हैं या मेरे नाना जी। अगर यह मैं उनके बारे में कुछ छवियाँ याद करने की, उनकी कुछ इमेजेस याद करने की कोशिश करूँ, तब भी मुझे अपने दादाजी के बारे में कुछ याद नहीं आता। हम एयरपोर्ट पर बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे थे। हम देख रहे थे कि कैसे यात्रियां वहां से उतरकर रिसीविंग रूम की तरफ आ रहे हैं। ग्रैंडफादर एक चाइनीज़ बैकग्राउंड से थे, इसलिए वो भीड़ में उन्हें ढूंढ पाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। वो अपनी ट्रेडिशनल ब्लू जैकेट पहने हुए बड़ी ही शान की तरह, एक जनरल की तरह चलते हुए आ रहे थे, जैसे कोई जनरल अपने सैनिक साथियों का निरीक्षण कर रहा हो। उनकी तीखी काली नज़रें हमें हॉल में ढूंढ रही थी। तभी मेरे माता पिता दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। बड़ी ही बेसब्री वाली आवाज़ से मेरे पिता ने कहा, नी हाओ नी दा साइन ती कांद ची लाई हिनहाओ। यानी इसका मतलब है हेलो, कि आप शायद इस सफ़र में थक चुके हैं और आप बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे माता पिता ने और ज़्यादा बहुत सी बातें भी की। मुझे और ज़्यादा बातें याद नहीं है, या फिर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। दादाजी ने हम सभी को गले से लगाया और किसिस की। मेरा भाई और मैं वहीं पर अलग खड़े हुए थे और यही सोच रहे थे कि हमें क्या करना है। तभी हमें ये महसूस हुआ कि हमारे दादाजी को सिर्फ चाइनीज़ बोलनी ही आती है। अपने माता पिता की नज़रों में हमने बड़ी ही हिचकिचाते हुए जी हाओ जी नी हाओ कहने की कोशिश की, और फिर लड़खड़ाने के बाद हमें याद ही नहीं आया कि हमें आगे कहना क्या है। मेरे दादाजी ने पहले हमारी तरफ देखा और फिर हमारे माता पिता की तरफ। मेरी माँ ने हमें समझाया कि जैसे कि हम चाइनीज़ में कमज़ोर हैं, हमें चाइनीज़ ठीक से नहीं आती, वैसे ही तुम्हारे दादाजी को इंग्लिश नहीं आती। फिर 1 महीना बीत गया। उस बात को 1 महीना बीत चुका था मेरे ग्रैंडफादर को आए हुए, मेरे दादाजी को आए हुए। और की एक शुक्रवार की दोपहर मेरे भाई जो थे वो गेम खेलने में बिजी थी। तब मैंने एक नज़र अपने दादाजी की तरफ देखा। वो बड़े ही ठोस तरीके से वहीं पर खड़े हुए थे, विंडो से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में अकेलापन और परेशानी देख सकता था मैं। अचानक मुझे याद आया कि वो हमारे लिए कुछ गेम्स लेकर आए थे। वो चाइनीज़ चेस था और कुछ बीन बैग्स थे खेलने के लिए। तब हमने उन्हें धन्यवाद भी किया उन गेम्स के लिए। हमने रिहर्स कर रखा था कि धन्यवाद कैसे किया जाता है चाइनीज़ में धन्यवाद को सी सी कहकर धन्यवाद कहते हैं, और वैसे ही हमने उनको धन्यवाद भी किया। और बाद में काफ़ी कोशिश करके उसे समझने के बाद भी, हमें बहुत बार समझाने के बाद भी हमने उसे समझने की कोशिश की गिफ्टों को, पर हमें वो गिफ्ट यानी गेम्स समझ में नहीं आए। हमारी समझ से वो बिल्कुल परे थे। ये जो गिफ्ट हमारे लिए हमारे ग्रैंडफादर लाए थे, हमारे दादाजी जो लाए थे, ये उनकी संस्कृति के चिन्ह थे जो बिना छुए टेबल पर ही रखे रह गए। बाद में उसी दिन मैंने अपने दादाजी के कमरे में पहुंच गया। मैंने देखा कि उन्होंने सिल्क से बनी एक शर्ट पहनी हुई थी जिस पर चाइनीज़ शब्दों में कुछ लिखा हुआ था। वो अपनी मधुर आवाज़ में चाइनीज़ धुन में कुछ गा गुनगुना रहे थे। मैंने उनके चेहरे की भावनाओं को पढ़ने की कोशिश की। वो बड़े ही सीरियस लग रहे थे और कहीं कहीं वो बड़ी दुखी भी लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो अपने बीते दिनों को याद कर रहे हैं। एक पल तो उनके झुर्रियों भरे हुए गालों से आंसू टपक पड़े। मैंने फिर उनको देखते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर मैंने देख क्या लिया है, कि मेरे दादाजी इतने दुखी क्यों हैं।
कुछ दिनों बाद मैंने पाया कि मेरे पिताजी जो हैं अकेले बैठे हुए हैं और स्पोर्ट्स मैगज़ीन में कुछ पढ़ रहे हैं। तब मेरे पिता ने मुझे देखा कि मैं उनके पास खड़ा हूँ और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या कुछ गड़बड़ी है जेसन? तब जेसन ने कहा कि मैंने कहा जेसन कह रहा है कि मैंने कहा कि ये दादाजी को लेकर है। तब मेरे पिता ने कहा कि मैं देख रहा हूँ तुम कि अभी तक इतना समय हो चुका है और आप दोनों यानी जेसन और उनके दादा यानी आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाए हो। क्यों ना तुम उन्हें के रीति रिवाजों को और उनकी संस्कृति को थोड़ा सा मौका दो और उन्हें समझने की कोशिश करो। तब जेसन कह रहा है कि मैंने कोशिश तो की पर मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ डैड। तब तभी डैड ने एक थोड़ी सी आह भरी और कहा, चाहे शायद ये बात तुम्हारी मदद करेगी, मैं उनके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ, शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिले। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जो दादाजी हैं उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में एक चाइनीज़ आर्मी में एक जनरल के तौर पर काम किया था? तब जेसन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। तब उनके पिताजी ने आगे बात बताई कि अभी तो वो बड़े ही शांत दिखते हैं, पर लेकिन जब वो जवान हुआ करते थे तो उन्होंने कई यात्राएं की, यानी कई एडवेंचर रोमांच का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किस तरीके से हम चाइना से निकलने में कामयाब हुए थे। मुझे लगता है कि यह समय था 1996 का। अब देखो इनके पिताजी बता रहे हैं कि उनकी कहानी क्या थी। कि 1946 की बात है, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तुम्हारे अंकल और मैं बहुत छोटे बच्चे थे उस समय, यानी बेबीज थे। तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ने सारे पैसे और जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें थी, जितनी भी कीमती चीज़ें थी, वो हमारी डायपर्स में छिपा दी और हम तेज़ी से उस शिप की तरफ भागे जो शिप निकलने ही वाली थी। हर जगह वहाँ पर सोल्जर्स यानी सैनिक जांच कर रहे थे, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना था। हमारी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी उन सैनिकों ने हमें समुद्र से 3 मील की दूरी पर ही रोक लिया। पर उसी पल क्या हुआ कि कोई दूसरा आदमी जो कि एक जनरल था और उसकी एक पहचान थी, वो इंसान वहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से जितने भी सारे सैनिक थे उन्हीं की में लग गए, उन्हीं की बातचीत में लग गए और सभी सोल्जर्स ने हमारी तरफ जो अटेंशन था उसको खो दिया। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारे माता पिता ने उनके आगे से बचकर निकल गए और आखिरी शिप जो ताइवान जाने वाली थी उसमें चढ़ गए। और इस तरीके से वो आपके दादाजी और दादी जी वो उस तरीके से अपने होमलैंड यानी चाइना से निकलने में कामयाब हुए और फिर ताइवान पहुंच गए, एक ऐसे फ्यूचर के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए जिसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं था। इसके बाद इतनी कहानी सुनने के बाद जेसन कह रहा है कि मेरा मूड इस कहानी को सुनने के बाद और ज़्यादा दुखी हो गया अपने दादाजी को लेकर। मैं उस रात बेड पर लेटा सोच रहा था कि मेरे माता पिता ने किस तरीके से दो अलग अलग तरीके की, एक चाइनीज़ और एक अब हम दूसरी जगह जो रह रहे हैं, इन दोनों संस्कृति को अपनाया है। काफ़ी सोने की कोशिश करने के बाद बार बार मेरे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा था कि मैं अपने माता पिता जैसा क्यों नहीं हूँ। इसके बाद जेसन कह रहा है कि ओटम का सीज़न बीत गया, मतलब ओटम का सीज़न जो था वो बीत चुका था और अब क्रिसमस का सीज़न आ गया था। हर किसी के दिमाग में क्रिसमस की बातें चल रही थी। मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं अपने दादाजी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आऊँ। मैंने फैसला किया कि मैं एक हैंडसेट लेकर आऊँगा, हेड सेट जिसको कानों में लगाकर गाना सुना जाता है, क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरे दादाजी को भी कोई अमेरिकन कल्चर की कोई चीज़ मिले। तो मैंने उस समय क्रिसमस की शाम थी, हम सभी क्रिसमस ट्री के सामने जलने वाली आग के सामने खड़े हो गए और हमने फिर साइलेंट नाइट वाला वो सॉन्ग भी गाया। हालांकि मेरे ग्रैंडफादर को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, उन्हें नहीं जानते थे कि क्रिसमस का हॉलीडे क्यों मनाया जाता है, फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करके हमारे साथ गाने की कोशिश की। अगली सुबह जब हमने सभी ने गिफ्ट खोले तो बहुत हमें एक्साइटमेंट थी, हमें बहुत ज़्यादा रोमांच था हमारे मन में अपने गिफ्ट को लेकर उस सुबह। और मैं यही सोच रहा था कि मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे गिफ्ट को देखकर क्या सोचेंगे। मेरे गिफ्ट हैंडसेट को देखने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक हो गया, उनके चेहरे पर कोई भावनाएं दिख नहीं रही थी, ना ही शोक, ना ही डर, ना ही कोई परेशानी, इस तरीके का कोई भी नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या दिया है। तभी मेरी माँ भी बचाव में, मतलब समझाने के लिए बीच में आई। उन्होंने एक चाइनीज़ टेप
उसमें हेडसेट में लगा दी और उन्हें समझाया कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस हेडसेट को में गाना सुनने के बाद मेरे दादाजी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, उनकी आंखों में भी चमक आ गई थी और उन्होंने फिर हमें गले से लगाया। किसको? जेसन को गले से लगाया। उस समय जेसन ने भी अपने दादाजी को गले लगा लिया। अब उसके बाद अगला समय बताया गया है जिसमें फरवरी का समय था। फरवरी का मंथ चाइनीज़ के लिए नया साल का महीना होता है, यानी चाइनीज़ लोग फरवरी के दिन ही नया साल मनाते हैं। उस समय हमारा पूरा परिवार नेपर विला से चाइना टाउन गया, जो कि शिकागो में है। यहाँ पर जो सड़कें थी वो भीड़ भाड़ से भरी हुई थी। बहुत ही अलग अलग तरीके की चमकदार लाइटें जल रही थी। चाइनीज़ कैरेक्टर्स जिनके बारे में मैंने कभी पढ़ा था वो भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर उस त्यौहार को मनाया जा रहा था, सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा था। वो इधर से उधर देख देख कर इशारा करते करते हमें सारी सड़कों पर होने वाली चीज़ों के बारे में बता रहे थे। इस शानदार फुल मून ने जो शानदार फुल मून है जो फरवरी का दिखाया जाता है, ये नए साल का एक चिन्ह है चाइनीज़ लोगों के लिए, जिसने बड़ी ही भावनात्मक तरीके से बड़ी ही शान के साथ हमारा मनोरंजन किया। इस सभी सेलिब्रेशन को देखने के बाद मैंने एक झलक अपने ग्रैंडफादर की तरफ फिर से देखा। वो इस पल को एंजॉय कर रहे थे, हर संस्कृति हर रीति रिवाज का आनंद ले रहे थे और इसका एंजॉय कर रहे थे। तभी उन्होंने अपना सिर मेरी तरफ मोड़ा। आखिरकार मेरी और उनकी नज़रें एक दूसरे के सामने मिली। हमने एक दूसरे की नज़रों में देखकर एक बार फिर मुस्कुराहट की, एक साथ स्माइल की। इस तरीके से जेसन हो कि ये लिखा हुआ ये चैप्टर, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी है, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आगे की वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।